पानी चाहिए। आगे तो यही है। हाँ अब आई है आगे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन। तो आज हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है कंडीशन एंड वारंटी। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को मैंने 8 यूनिट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। टोटल कितनी यूनिट्स हैं आपकी? 8 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो जिसमें से हम शुरुआत की 3 यूनिट्स फिनिश कर चुके हैं। एक तो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे मैंने इंट्रोडक्शन का नाम दिया, दूसरा टाइप्स ऑफ गुड्स और तीसरा था आपका प्राइस ऑफ गुड्स। अभी तक जो जो डिस्कस किया है एक बार जल्दी से उसे भी देख लेते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है ये किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर एप्लीकेबिलिटी होती है। मतलब सबसे पहले तो देखिए यही देखेंगे हम लोग कि कोई ट्रांजैक्शन है दो लोगों के बीच में, एक सेलर एक बायर है, तो ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत आ जाएंगी। वो तभी आएंगी जब ऑल कंडीशन मेंशन्ड अंडर एक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आर सेटिस्फाइड। जब तक कि वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी, जब तक कोई ट्रांजैक्शन हम ये नहीं बोल सकते कि वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड है। तो मेरे साथ आप एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट की सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल all requirement of contract act are satisfied, तो कोई ट्रांजैक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं बन सकती। सबसे पहले तो यही जरूरी है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर क्या होता है, वेयर बाई ए सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, जिसमें सेलर क्या करता है, ट्रांसफर करता है यानी कि इमीडिएटली, और एग्री टू ट्रांसफर का मतलब है वो सहमति जताता है एक फ्यूचर डेट पर। क्या चीज ट्रांसफर करता है, क्या चीज एग्रीमेंट टू ट्रांसफर करता है? द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप, द प्रॉपर्टी इन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन गुड्स। किसे ट्रांसफर करने की बात करता है? टू ए बायर। किस वजह से ट्रांसफर करता है, उसे क्या चाहिए? फॉर ए प्राइस। तो यहां पर जो एसेंशियल कंडीशन निकल के आती हैं वो मोटे मोटे तौर से सेलर एंड बायर दो पार्टी होनी चाहिए, इसके अलावा गुड्स होना चाहिए, इसके अलावा प्राइस होना चाहिए। प्राइस तो बड़ा सिंपल सा है, मनी कंसिडरेशन। मनी कंसिडरेशन मतलब है जो लीगल टेंडर है, ठीक है। जहां तक सवाल उठता है गुड्स का, तो गुड्स से जितने गुड्स का जो डेफिनेशन है दैट इज गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी गुड्स में कवर्ड है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। यानी कि मनी भी देखा जाए गुड्स है, लेकिन मनी यहां से साफ साफ तौर से इन्होंने क्या कर रखा है, मना कर रखा है। मनी भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्होंने गुड्स की डेफिनेशन से क्या कर रखा है, मना कर रखा है, अलग रख रखा है। तो इट मींस अगर कोई चीज मनी है वो गुड्स नहीं होगी, जो चीज मनी नहीं है वो गुड्स है। तो मनी को बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी होता है हमारे लिए कि मनी का मतलब क्या है यहाँ पर, जो लीगल टेंडर में। इसका मतलब जो विदेशी मुद्राएं हैं वो मनी नहीं है। जब वो मनी नहीं है तो फिर वो क्या बन जाएंगी, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड
हो जाएंगी। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स। तो यहां पर स्टॉक का मतलब क्या है बेटा? स्टॉक का मतलब जैसे शेयर स्टॉक होता है, एक स्टॉक हम वो भी कहते हैं जैसे क्लोजिंग स्टॉक, जिस चीज में एक व्यापारी डील करता है उसे भी तो स्टॉक कहते हैं। लेकिन यहां पर इस स्टॉक का मतलब वो वाला स्टॉक नहीं है, यहां पर शेयर वाला स्टॉक का मतलब है। शेयर सर्टिफिकेट होता है, इसी तरह से एक शेयर स्टॉक होता है, तो वो वाला मतलब है। एंड इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो जो भी चीजें लैंड से जुड़ी हुई होती हैं, देखा जाए वो इमूवेबल होती हैं, लेकिन यहां पर इसे क्या माना गया है? गुड्स माना गया है। लेकिन एक शर्त लगा दी इन्होंने, विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और बिफोर सेल। यानी कि जो चीजें जमीन से अटैच्ड हैं वो तभी गुड्स की डेफिनेशन मानी जाएंगी अगर उन्हें एक एग्रीमेंट किया गया है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि इन्हें अलग करके, सीवर का मतलब होता है अलग करके इन्हें ले जाया जाएगा। जैसे आप एक आम का बाग बेच देते हैं, उसमें जमीन भी बेच देते हैं और पेड़ भी बेच देते हैं, तो फिर वो इमूवेबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन खाली आप आम बेचते हैं एग्रीमेंट के तहत, यानी कि क्लियर होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कि हम आम को अलग ले जाएंगे, तो वो फिर क्या बन जाएगा? आपका गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो ये मैंने रिवाइज करा दिया आपको। इसके अलावा जरूरी है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में कितने तरीके के गुड्स होते हैं? 3 तरीके के गुड्स होते हैं। पहला होता है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है आपका फ्यूचर गुड्स, तीसरा होता है कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर फिर 3 तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं अभी आपको इसके। फिर तीसरी यूनिट में हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ द गुड्स। तो प्राइस मे बी डिटरमाइंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के समय तय किया जा सकता है। दूसरा लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एन एग्रीड मैनर बाय द थर्ड पार्टी, एक उस तरह से हो सकता है। और एक तीसरा तरीका होता है कोर्स ऑफ डीलिंग, ठीक है। तो इट मींस प्राइस का डिसाइड होना कॉन्ट्रैक्ट में ही जरूरी नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट में ही आप डिसाइड करें, ऐसा जरूरी नहीं होता है। क्लियर होगी बात ये? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं करती है तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, है ना। लेकिन उस केस में अगर बायर तक कोई डिलीवरी पहुंच चुकी है तो उसका रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, बायर को सेलर को देगा। और अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करने से रोकी जाती है ईदर बाय द सेलर और बाय द बायर, तो उस केस में जो डिफॉल्टिंग पार्टी होती है, यानी कि अगर सेलर रोक रहा है थर्ड पार्टी को कि आप प्राइस डिसाइड मत कीजिए, तो उस केस में सेलर बायर को कंपनसेशन देगा। और अगर बायर मना कर रहा है सेलर को कि आप प्राइस डिटरमाइन मत कीजिए, तो जो बायर है वो सेलर को कंपनसेशन देगा। क्लियर हो गई बात ये? वेरी गुड। तो नाउ यूनिट 4, और यूनिट 4 का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और हर अटेम्प्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, मतलब इसके बाद की जितनी भी यूनिट है सारी ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये अपने आप में भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपने मार्केट जब जाते होंगे, कोई गुड्स आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो आप वारंटी के साथ नॉर्मली क्या कॉम्बिनेशन सुनते हैं? गारंटी एंड वारंटी। तो ये मैं आपको बता दूं कि गारंटी एक लीगल वर्ड नहीं है, लीगल वर्ड है कंडीशन। लीगल वर्ड है कंडीशन। हम जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसके कोई फीचर बतलाए जाते हैं सेलर की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तो हम एक पूछते हैं कि क्या इस चीज की गारंटी है, क्या इस चीज की वारंटी है। तो शायद आपको मालूम है कि अगर गारंटी है तो क्या मतलब है इस चीज का, कि अगर कल को वो फीचर नहीं निकलते हैं जो गारंटी के रूप में बताए जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? बायर हैज ए राइट टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्सचेंज द गुड्स। और अगर किसी चीज की वारंटी दी जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? ओनली यू कैन हैव ए राइट टू रिपेयर, ठीक है ना, या टू क्लेम द डैमेज। आप उसके केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर सकते और गुड्स को वापस नहीं कर सकते। तो जो इफेक्ट है वो तो यही है, मतलब जो प्रैक्टिकली हम सुनते हैं गारंटी, तो गारंटी वर्ड ना होके जो लीगल वर्ड है दैट इज द कंडीशन। तो कंडीशन, अब बात यह आती कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है।
अब मार्केट में तो क्या होता है कि सेलर ही बताता है कि इन फीचर की कंडीशन है, जिसे हम गारंटी बोल देते हैं, इन चीजों की वारंटी है। लेकिन लो क्या बता रहा है, आप सोचिए। लो ये बता रहा है कि कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन। स्टेपुलेशन का मतलब क्या होता है, एक शर्त कह दीजिए, उसे आप एक स्टेटमेंट बोल दीजिए, ठीक है ना। नेगोशिएशन के दौरान जो बातें बोली जाती हैं, तो कंडीशन पहले मेरी तरफ देखिए, फिर हम वर्ड टू वर्ड यहां से भी पढ़ेंगे। एक कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन, क्योंकि आपको ना केवल इंग्लिश का हिंदी करना है, इंग्लिश उसका आपको यह भी सोचना है कि यूज किस तरह से होना है वो वर्ड। ये कंडीशन जैसे स्टेपुलेशन, स्टेपुलेशन को स्टेटमेंट बोल दीजिए, एक क्लोज बोल दीजिए, एक शर्त बोल दीजिए, ठीक है ना। तो एक कंडीशन इज स्टेपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस वजह से एक व्यक्ति बायर सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए राजी हुआ है, जिस वजह से भी जो भी मेन पर्पज है, वही क्या बन जाता है आपके लिए, कंडीशन का काम करता है, ठीक है ना। एंड द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द एग्रीड पार्टी टू राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, और जिसका की टूटना एग्रीड पार्टी को यह अधिकार देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर पाए। समझ आ रही है बात? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। तो दो चीजें हैं, कंडीशन वो चीज नहीं होती जो सेलर बताता है, मैं आपको बता दूं। आप तो ये सोचते हो जो सेलर बता रहा है, जो मैन्युफैक्चरर बता रहा है, लेकिन लीगली क्या है, कंडीशन वो है जिस वजह से मेनली आप कॉन्ट्रैक्ट को करते हो। आपने अपनी शर्त बता दी, आपने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, ठीक है ना। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है और जो आप बता रहे हो कि मेन पर्पज क्या है आपका, तो वही क्या काम करेगा, कंडीशन का काम करेगा। और अगर वो टूटती है तो उस केस में यू हैव राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अभी एग्जांपल भी देखते हैं, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। ए कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन, कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन। स्टेपुलेशन को किस तरह से लिख सकते हो आप, स्टेटमेंट, क्लोज, ठीक है ना, जो नेगोशिएशन के दौरान बातें बोली जाती हैं, विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एसेंशियल है, ये वर्ड जरूर लगाना पड़ेगा आपको लिखते वक्त, विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट and the breach of which gives the aggrieved party a right to terminate the contract, और जिसका कि टूटना aggrieved पार्टी को यह अधिकार देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके। समझ आ रही बात? कोई भी डाउट हो बता दीजिए इसमें। मीनिंग ऑफ वारंटी क्या है? मीनिंग ऑफ वारंटी, वारंटी इज स्टेपुलेशन विच इज कोलेट्रियल। कोलेट्रियल का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग, which is collateral to the main purpose of the contract, यानी कि वारंटी भी एक बोला जाने वाला स्टेटमेंट है। बातचीत जब होती है सेलर बायर के बीच में, तो सेलर अपनी तरफ से बायर को लुभाने की कोशिश करता है कि जिससे वो उसका ग्राहक बन जाए। ऐसा तो होता नहीं कि बायर एकदम गया और खरीद ही लेगा। सेलर क्या बोल रहा है उस प्रोडक्ट को दिखलाते वक्त, क्या स्टेटमेंट वो पास कर रहा है, किस चीज से बायर प्रभावित हो जाए। तो बायर का पर्पस था तो कुछ और, मतलब मेन पर्पस तो था कुछ और, लेकिन जिस समय दोनों के बीच में नेगोशिएशन होता है, बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, तो सेलर अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट पास करता है जो कि बायर के लिए सहायक सिद्ध हो गए, उसके लिए आसान हो गया। क्या आसान हो गया? डिसीजन लेना, निर्णय लेना कि वो एक पर्टिकुलर सेलर के से गुड्स को वो ले सके। एग्जाम्पल के तौर पर, द ब्रीच ऑफ विच गिव द एग्रीड पार्टी टू राइट टू क्लेम द डैमेज। यहां पर अगर वारंटी टूटती है तो सेलर के पास टर्मिनेशन का अधिकार नहीं आता है, बायर के पास टर्मिनेशन का अधिकार नहीं आता है। बायर के पास केवल क्या अधिकार आता है, टू क्लेम द डैमेज, बट नॉट ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे नीचे एग्जाम्पल है, पहले मैं यही बताता हूं। देखिए, आप एक बाजार में एक आप बढ़िया गाड़ी ढूंढ रहे हैं। देखिए, बढ़िया गाड़ी का मतलब क्या होता है, माइलेज जिसका अच्छा हो वो बढ़िया गाड़ी होती है, या जो लग्जूरियस होती है, ठीक है ना। तो बढ़िया गाड़ी का तो मतलब क्या होता है, पिकअप अच्छा होना, लग्जूरियस होना। वो जितने भी पिकअप अच्छे होंगे, जितने भी सीसी ज्यादा होंगे गाड़ी के, उतना माइलेज कम हो जाएगा। एग्री? उतना ही माइलेज आपका कम हो जाएगा। जिसका माइलेज ज्यादा होगा उसका पिकअप बहुत अच्छा नहीं हो सकता। माना 2500 सीसी की गाड़ी लोगे आप, अरे 1000 सीसी की गाड़ी लोगे
तो 2500 सीसी की गाड़ी का एवरेज इतना बढ़िया कैसे हो जाएगा? लेकिन उसे चलाने में जो मजा आता है, जो दबके चलती है, उसका लुत्फ ही अलग है। तो आप जो है आप 1600 सीसी में एक अच्छी गाड़ी ढूंढ रहे हो। अब एक कार डीलर के पास गए और कार डीलर ने सजेस्ट करते वक्त अपनी गाड़ी की नई लॉन्च हुई है, उसका माइलेज भी बेहतर है। आप समझ के होंडा वालों के पास भी गए, आप हुंडई वालों के पास भी गए, आप मारुति वालों के पास भी गए, सब जगह ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। तो जब आप मारुति वालों के पास गए, 1600 सीसी की गाड़ी है, उसका एवरेज होंडा जो 1600 सीसी की गाड़ी दे रहा है या हुंडई जो 1600 सीसी की गाड़ी दे रहा है, उससे माइलेज भी 3-4 किलोमीटर फालतू ही है। तो बाकी चीजें आपने जो कंपेयर की, अब आपको एक जगह माइलेज भी अच्छा मिल रहा है, तो क्या आपका झुकाव मारुति की तरफ नहीं आएगा? क्योंकि जो आपको चाहिए था वो तो वैसे भी मिल रहा है। या तो केवल वो माइलेज अच्छा दे रहा होता, जो लुफ्त होंडा की गाड़ी में था, जो लुफ्त हुंडई में था, उतना आपको नहीं महसूस हो रहा, तो आप माइलेज की वजह से नहीं लोगे गाड़ी, क्योंकि आपका मेन पर्पस तो क्या था? अच्छी गाड़ी लेना। लेकिन अच्छी गाड़ी सिलेक्ट करते वक्त उन्होंने बता दिया हमारी तरफ से ये भी एक्स्ट्रा में है, यानी कि आपके लिए एक हेल्पिंग हो गया डिसीजन लेना कि मुझे होंडा पे ना जाके, मुझे हुंडई पे ना जाके, मुझे मारुति की गाड़ी को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर माइलेज क्या बनेगा? वारंटी। और अच्छी गाड़ी का मतलब है सीसी अच्छे होना, जिसका पिकअप अच्छा हो, पहाड़ों पे दिक्कत ना करती हो, ठीक है ना, वो क्या बनेगा आपका? कंडीशन। क्लियर होगी बात ये? तो एक्स आस्क्ड ए कार डीलर टू सजेस्ट हिम ए गुड कार। एक्स ने एक कार डीलर से कहा कि तुम एक अच्छी कार सुझाओ उसे। एंड व्हाइल सजेस्टिंग द कार द डीलर सेड दैट it could run for 20 km per liter of petrol, but the car could run only 15 km per liter of petrol. In this case, the statement made by the seller was a warranty. X was therefore not entitled to reject the car, but he was entitled to claim the damage. Clear? डिफरेंस क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आता है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। देखिए, अगर दो टर्मिनोलॉजी को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो डिफरेंस कभी भी याद करने की चीज नहीं होती बच्चों। दो टर्मिनोलॉजी को अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टूड कर चुके हैं, कभी भी डिफरेंस, बच्चे डिफरेंस याद करते हैं, आज रटते हैं कल को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह समझावा नहीं है। डिफरेंस अगर आपको करना है कंडीशन और वारंटी में, पहला डिफरेंस तो मीनिंग का ही है। कंडीशन का मीनिंग लिख दीजिए, वारंटी का मीनिंग लिख दीजिए। दूसरा, कंडीशन मेन पर्पज होता है, वारंटी क्या होता है आपका? कोलेटरल होता है। तीसरा डिफरेंस आप कर सकते हैं उसके इफेक्ट में, कंडीशन के टूटने से बायर के पास राइट आता है टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी के टूटने से राइट आता है आपका टू क्लेम द डैमेज। चौथा डिफरेंस एक और है, देखिए जब भी आपको बड़ा राइट दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये शामिल होता है कि अगर आप बड़ा राइट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, छोटा राइट इस्तेमाल करना चाहते, छोटा राइट ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास छोटा ही राइट है तो आपके ऑप्शन पे ये तो नहीं छोड़ा जाएगा कि आप बड़ा राइट ले लीजिए। अगर आपके पास बड़ा राइट है, मर्जी नहीं है आपकी बड़ा राइट इस्तेमाल करनी, छोटा राइट ले लीजिए। तो कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। यानी कि कंडीशन ब्रीच हुई है, उस केस में बायर के पास राइट था टू रिजेक्ट द गुड्स, लेकिन वो किसी वजह से, अपने पर्सनल रीजन की वजह से टर्मिनेट नहीं करना चाहता कॉन्ट्रैक्ट को, वो चाहता है केवल मैं डैमेज ले लूं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर उसके पास था ही ब्रीच ऑफ वारंटी का राइट, तो वो चाहता है कि क्लेम डैमेज ना करके मैं टर्मिनेट कर दूं कॉन्ट्रैक्ट को, वो पॉसिबल नहीं है। तो कितने सिंपल से आपके डिफरेंसेज है, ठीक है। एक चीज ये आती है व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब मैंने बताया आपको कि ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, ये तो बता दिया मैंने। लेकिन कब जरूरी और हो जाता है, मतलब ऑप्शन है बायर के पास कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है। अब कुछ जगह मजबूरी है उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही मानना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, और ये क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं है केवल स्टडी मटेरियल के अलावा। ये जो पैराग्राफ है एज इट इज मैंने पूरे स्टडी मटेरियल से लिया है। अगर आपके पास जो स्टडी मटेरियल उससे मिलाएंगे तो एज इट इज ये पैराग्राफ वहां से उठाया गया है। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मेनी टाइम्स तो बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं, दिक्कत ये भी आती है, और ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो क्वेश्चन समझने
मैं ये नहीं कह रहा कि कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता, वो तो हमने पढ़ लिया डिफरेंसेस में कि ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ये तो हमने पढ़ लिया। मैं ये बात कर रहा हूं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी कब मानना जरूरी हो जाता है। तो एक तो आंसर इसमें ऑप्शन वाले ही आएगा कि बायर के पास ऑप्शन है ही कि वो मान सकता है। इसके अलावा कुछ जगह मजबूरी है, उसे मानना ही पड़ेगा। क्लियर होगी बात? ये पढ़ेगा मेरे साथ। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। ये जो लैंग्वेज है ना, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। मैं बेयर एक्ट भी बता दूं आपको क्या होता है। मालूम है किसी को बेयर एक्ट क्या होता है? और आगे धीरे धीरे करके यही आपको लैंग्वेज पढ़नी है। अभी तो हमने जो फाउंडेशन में असाइनमेंट दिए हुए अपने, वो अपनी लैंग्वेज में दिए हुए, लेकिन ज्यादातर स्टडी मटेरियल बेयर एक्ट में लिखा रहता है। इंटरमीडिएट जाएंगे, फाइनल जाएंगे, तो बेयर एक्ट ही मजबूरी है आपकी, उसी के नंबर आते हैं पेपर में। आप अदरवाइज कुछ भी लैंग्वेज लिख दें, नंबर नहीं है। बेयर एक्ट का मतलब तो कानून हो गया। हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो पढ़ रहे हैं, ये भी एक्ट ही तो पढ़ रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं हम, लेकिन दिस इज नॉट द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट क्या होता है? जो डायरेक्टली गवर्नमेंट लिख के देती है, मतलब जो भाषा गवर्नमेंट ने लिखी हुई है उसे कहा जाता है बेयर एक्ट। ये जो मैं आपको अपने असाइनमेंट या कोई भी पढ़ा रहा है, ठीक है ना, ये ऑथर की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर बहुत आसान लैंग्वेज लेके चलते हैं, तो बच्चों को तो आराम से समझ में आ जाएगी वो, लेकिन उसके नंबर नहीं है, बच्चा लगातार फेल होता जाता है। बच्चा लगातार क्या हो रहा है, और उसे पता भी नहीं लगता मैं फेल क्यों हो रहा हूं, उसे तो लग रहा है कि मुझे सब कुछ समझ में आता है, मैं लिख के भी आता हूं। तो बेयर एक्ट क्या है? जो गवर्नमेंट लैंग्वेज देती है वो थोड़ी टफ होती है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार पकड़ में आ जाए वो, तो फिर आपको उसके बिना मजा भी नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है। तो यहां से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस आपको दिलवाऊंगा मैं। इंटरमीडिएट में तो जरूरी हो ही जाता है बेयर एक्ट करना, और फाइनल में तो बिल्कुल ही कंपलसरी है, बिना बेयर एक्ट के नंबर ही आपको नहीं मिलेंगे। तो वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी कंडीशन के ऊपर मोहताज था, यानी कि सेलर को कोई कंडीशन पूरी करनी थी। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट था। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा हूं, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन पर डिपेंडेंट था कि जो सेलर बाद में फुलफिल करेगा। सपोज कीजिए जैसे आप सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन में आप ये बताइए कि जो रजिस्ट्रेशन है बच्चे का इंस्टीट्यूट में, वो कब पॉसिबल है? 10th के बाद कभी भी पॉसिबल है? 10th के बाद कभी भी पॉसिबल है? आपने 10th पास किया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, 12th में फेल हो गए, अब रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल होगा, आपको एग्जाम फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन है 10th के बाद का, इस सब्जेक्ट टू का मतलब मैं यूज बता रहा हूं आपको, सब्जेक्ट टू यानी कि चीज पर डिपेंडेंट है कि आप 12th में पास हो जाए। तो सब्जेक्ट टू का आपको इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है यहां पर? यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिपेंडेंट था, इट डिपेंडेंट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। इस सब्जेक्ट टू को क्या लिख सकते हैं हम? डिपेंडेंट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है ना कि मैं अगर कोई आपसे का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं इस आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि सेलर को यह काम पूरा करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? The buyer may waive the condition. The buyer may waive the condition or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty and not as ground for treating the contract as repudiated. तो बायर के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट ना करे। रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है? रद्द ना करे। सेकंड चीज, यानी कि ये जो पहले वाला केस है, ये तो चॉइस हो गई जो अभी हम पढ़ के ही आए हैं। मतलब देखा जाए जो हम डिफरेंशियल में पढ़ के आए हैं उसकी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई है। हम क्या पढ़ के आए हैं? बायर कैन इलेक्ट ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी अपनी चॉइस के आधार पर।
मतलब ये तो चॉइस है ही है, हमेशा चॉइस है उसके पास कि बायर कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मान सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है, ऑलवेज चॉइस है उसके पास। समझ आ रही है बात आपके? अब जो नीचे के दो आएंगे ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मजबूरी है, यहां उसे मानना ही पड़ेगा। अगर वो चॉइस नहीं भी लेना चाहता तो भी उसे यही करना पड़ेगा। क्या? वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। सेवरेबल का मतलब होता है अलग होने वाला, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर अलग अलग होने वाला नहीं है, एंड बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट जीरो। मेनी टाइम क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक से ज्यादा चीजें आती जाती हैं और वो अलग अलग नहीं कर सकते आप। तो व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट फेवरेबल एंड बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट जीरो, मैं भी एग्जांपल बताऊंगा। द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज ए ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड एंड ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्टर रेप्यूटेटेड। मेन टाइम कॉम्बो ऑफर नहीं आते क्या? पेस्ट के साथ ब्रश भी ले लीजिए, तो जो टूथपेस्ट की गारंटी वारंटी होगी वो अलग होगी और जो ब्रश की होगी वो अलग होगी। तो सपोज कीजिए एक की गारंटी वारंटी पूरी हो रही है आपकी, एक की नहीं हो रही है, कंडीशन पूरी। अब वो सीवरेबल तो है नहीं कि आपने ब्रश अलग रेट का खरीदा हो और आपने टूथपेस्ट अलग रेट का खरीदा हो। तो ऐसे केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को यू कैन ओनली ट्रीट एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। समझ आ रही है? वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसकी मैं सिंपल लैंग्वेज भी बताऊंगा अभी आपको। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट फेवरेबल, ये तो लिखोगे आप। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट जीरो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अलग अलग करने वाला नहीं है और बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, उसका पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है, द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। आप यहां तक लिख के छोड़ सकते हो, मतलब मेन यही तक है। इसके आगे तो ये लिखा जा रहा है, बस उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। एंड नॉट एज ए ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स, यानी कि आप उसे ग्राउंड नहीं बना सकते कि गुड्स को रिजेक्ट करो, और ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूटेटेड, और कॉन्ट्रैक्ट को आप रेप्यूटेट करो। मतलब ये उसी की चीज को तो एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन मानते तो उस केस में आपके पास ये राइट आ जाता। लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानना पड़ेगा। तो अपने आप में ये क्लियर है कि ऐसे केस में आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आगे जो लिखा हुआ है वो इसी चीज की तो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इसे आप आसान भाषा में भी लिख सकते हो, यानी कि आसान भाषा कह रहे हो कि वारंटी तक आपने छोड़ दिया, उसके आगे अलग से पैराग्राफ बनाओ। कभी आप हमेशा देखना, कोई चीज अगर एक बार शुरू होके फुल स्टॉप बहुत बाद में आ रहा है तो आसान होते हुए भी मुश्किल हो जाती है। यहां पे फुल स्टॉप वारंटी के बाद नहीं आ रहा, उसके आगे एक लाइन और जोड़ दो, तो ये अपने आप में टफ लैंग्वेज हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी भी है, हमने ये लिख दिया वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट फेवरेबल, है ना, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट जीरो। इन दिस केस बायर कैन ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन ए ब्रीच ऑफ वारंटी, ये लिख दिया। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? तो ये तो मतलब निकल रहा है कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये अगले लाइन से शुरू कर दो आप, इसी के साथ जोड़ना क्यों है आपको? क्योंकि अगर इसके साथ जोड़ोगे तो फिर लैंग्वेज थोड़ा सा इंग्लिश की टफ हो जाएगी। तो मैं आपको लैंग्वेज के ऊपर पकड़ भी बनाना सिखा रहा हूं साथ के साथ। ये भी बता दिया अगर तुम यहां तक लिख के आते हो वो सफिशिएंट है, ठीक है। अनलेस देयर इज टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड टू दैट इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by the law by reason of impossibility or otherwise। देखिए मैनी टाइम क्या होता है कि एक जुमला हम पढ़ते हैं, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन कुछ केसेस में मियां बीबी कुछ भी राजी हो लेकिन काजी को बीचवाना नहीं पड़ता है, यानी कि लॉ अपनी शर्त बताता है। मैनी टाइम क्या होता है, कोई सेलर बायर में नेगोशिएशन हुआ और सेलर ने अपनी तरफ से कंडीशन या वारंटी बताई, लेकिन कानून बीच में आ जाता है और उसे लगता है कि कंडीशन पूरा होना शायद संभव नहीं है, तो वो उसे माफ कर देता है कि चाहे सेलर बायर ने कुछ भी तय कराओ लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो एक्सक्यूज बाय द लॉ का मतलब क्या है? कानून के द्वारा माफीनामा दे दिया गया। तो ऐसे केस में जब कानून के द्वारा माफीनामा दे दिया जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन को यू कैन ट्रीट ओनली ब्रीच ऑफ वारंटी। तो तीन केस हो गए। पहला बार तो चॉइस हो गया, बायर कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है। दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल नहीं है
और बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, उसका पार्ट दियर ऑफ एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस केस में बायर हैज एन ऑप्शन ओनली ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एट ए ब्रीच ऑफ वारंटी। और तीसरा, अगर कोई एक्सक्यूज बाय द लॉ है तो उस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी आपको मानना पड़ेगा। समझ आ गई बात आपके? कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, बता दीजिए मुझे यहां तक। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है और सिर्फ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ही है ये। अच्छा, कंडीशन वारंटी कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं साहब, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इंप्लाइड। एक्सप्रेस अगर बोलें तो क्या मतलब है? एक्सप्रेस अगर बोलें तो क्या मतलब है? रिटिन और ओरल, रिटिन और ओरल, लिखकर या बोलकर, यानी कि सेलर और बायर के बीच में स्पेसिफिकली तय होगी। और इंप्लाइड बोले तो इंप्लाइड बाय लॉ, यानी कि सेलर और बायर बोल नहीं रहा कुछ, लेकिन कुछ केसेस में कानून ये कहता है कि मिनिमम इतनी तो कंडीशन होगी ही होगी, या इतनी तो मिनिमम वारंटी होगी ही होगी। ना बायर पूछ रहा, ना सेलर बता रहा। एक्सप्रेस में क्या होगा? बायर और सेलर के बीच में स्पेसिफिकली किसी चीज के ऊपर सहमति होगी, तो वो चीज है एक्सप्रेस। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या हम एक्सप्रेस को यहां पर बता सकते हैं? कुछ एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी को बता सकते हैं? हमने पार्टनरशिप में भी देखा था, कभी भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करे। उदाहरण कुछ भी दे दूंगा मैं, लेकिन आप सोचें कि वो कानून है, तो वो कानून नहीं हो सकता। वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगी? डिपेंड करेगी। क्या आपको लगता है कि जब आप किसी दुकानदार के पास कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जिस शर्त पर उसने आपको बेचा होगा उसी शर्त पर वो दूसरे को भी बेचता है? चेंज हो सकती है, तो वो चीज है एक्सप्रेस। एक होता है इंप्लाइड बाय लॉ, यानी कि अगर पूछेगा भी नहीं बायर तो भी सेलर की जिम्मेदारी बनेगी। अगर पूछेगा भी नहीं, एक्सप्रेस में क्या होता है? बायर का पूछना जरूरी है, तभी सेलर की जिम्मेदारी है। इंप्लाइड में क्या है? बायर नहीं भी पूछेगा तो जो भी मैं इंप्लाइड बताऊंगा, इंप्लाइड कहां लिखी हुई होंगी? उदाहरण नहीं है, वो लॉ का पार्ट होगी। इंप्लाइड बाय लॉ, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्ट। ये कानून का हिस्सा है। एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ वारंटी कानून का हिस्सा नहीं है। इंप्लाइड कंडीशन वारंटी कानून का हिस्सा है। क्लियर है? उससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। डॉक्ट्राइन होता है सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? सिद्धांत, प्रिंसिपल। कैविएट एम्प्टर जो बोलते हैं, लेट द बायर बिवेयर, क्रेता सावधान रहो। जैसे घरों के आगे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान रहो, तो ऐसी डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर क्या है? लेट द बायर बिवेयर। और हमें कोई इंग्लिश की हिंदी नहीं करनी है, हमें इसका मतलब भी समझना है, किस तरीके से ये यूज होता है, उस चीज को अच्छी तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, क्रेता सावधान रहो, क्रेता सावधान रहो। उन्होंने ये नहीं कहा सेलर सावधान रहो, उन्होंने कहा लेट द बायर बिवेयर। इसका मतलब है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द सेलर। समझिएगा ध्यान से, सिद्धांत क्या कहता है? क्रेता सावधान रहो, सावधान खरीदार को रहना है, बायर को सावधान नहीं रहना है। इसका मतलब इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट एंड सुटेबिलिटी ऑफ द गुड्स। यानी कि एक कतई जिम्मेदारी सेलर की नहीं है कि वो अपने गुड्स की खराबी के बारे में बायर को बताए। रादर इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द गुड्स। ये बायर की जिम्मेदारी है
कि वो गुड्स की क्वालिटी और सुटेबिलिटी के बारे में अपने आप को सेटिस्फाइड करे। इसी को तो कहते हैं क्रेता सावधान रहो। ये सेलर की कतई जिम्मेदारी नहीं है। एक हलवाई अपनी अगर मिठाई की कमियां बताएगा तो बेच नहीं पाएगा। एक फर्नीचर डीलर अपने फर्नीचर की कमी बताएगा तो बेच नहीं पाएगा। आपकी जिम्मेदारी जो खरीदार है उसकी जिम्मेदारी है लीगली कि वो पूछे, पूछताछ करे, इंक्वायरी करे, तब जाके उसके ऊपर विश्वास वो करे। क्लियर होगी बात? ये पढ़ेगा तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेलर ड्यूटी टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ द गुड्स विच ही ऑफर्स फॉर सेल, rather it is the duty of the buyer to satisfy himself about the quality as well as the suitability of the goods। तो ये सेलर की ड्यूटी नहीं है कि गुड्स के डिफेक्ट के बारे में वो पॉइंट आउट करे, रादर ये बायर की ड्यूटी है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करे अबाउट द क्वालिटी एज वेल एज द सुटेबिलिटी ऑफ द गुड्स। कोई डाउट हो बता दीजिए, किसी भी तरह का डाउट हो बता दीजिए। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैवेट एम्प्टर। अब बात आती है इंप्लाइड कंडीशन। सोच के बताइएगा मुझे। देखिए एक्सेप्शन तो आप समझते हो, एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद। यानी कि हमने एक रूल बताया, जैसे हमने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक रूल है, ईमानदारी अच्छी नीति है। टेलिंग ट्रूथ इज ए गुड हैबिट, ये एक हमने रूल बनाया। लेकिन एक कसाई है, एक गाय के पीछे वो भाग रहा है और आपसे पूछता है कि आपने गाय देखी? क्या आपने देखी है, लेकिन क्या उसे सही रास्ता बताना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसे मार देगा वो। उस केस में टेलिंग ट्रूथ इज द गुड हैबिट है या टेलिंग लाई इज ए गुड हैबिट है? मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपवाद बनेंगे ना। समझ में आ रही बात आपके? तो ऐसे ही कैवेट एम्प्टर हो गया, लेट द बायर बिवेयर, यानी कि क्रेता को सावधान रहना है, ये सेलर की ड्यूटी नहीं है। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा कि कंडीशन दो तरह की हो सकती है, इंप्लाइड और एक्सप्रेस। इंप्लाइड कंडीशन मतलब क्या होता होगा? जो कंपलसरी, बायर को पूछना जरूरी है क्या? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि एक्सेप्शन ऑफ कैवेट एम्प्टर क्या होंगे? जो इंप्लाइड कंडीशन है। जितने भी इंप्लाइड कंडीशन है वो सारी कैवेट एम्प्टर का क्या है? एक्सेप्शन ही तो है, अपवाद ही तो है। आज तक इस नाम से आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाएगा तो मुझे अच्छी तरह पता है कि 90% बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। उन्हें अगर उनसे लिखने के लिए क्या होगे, इंप्लाइड कंडीशन लिख दो, रट रखा बच्चों ने, लिख देंगे, मैं भी पढ़ाना हूं। लेकिन अगर इस नाम से आ गया एक्सेप्शन टू द कैवेट एम्प्टर लिखो, यार आज तक तो पढ़ा ही नहीं हमने। अब यही तो पढ़ रहे हो आप, इंप्लाइड कंडीशन जो है वो एक्सेप्शन ही तो है। वैसे तो हर चीज पूछना बायर की जिम्मेदारी है, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जितनी भी इंप्लाइड कंडीशन है, जितनी भी इंप्लाइड वारंटी है, वहां सेलर की जिम्मेदारी है कि ये फीचर्स तो दोगे। ये तो लो ने बता ही रखा है कि इसमें पूछने की बायर को जरूरत नहीं है। इसका मतलब सेलर की मजबूरी है कि वो गुड्स वही दे जिनमें ये इंप्लाइड कंडीशन की कैरेक्टरिस्टिक पूरी हो। समझ आ गई बात? तो ये क्या है बेसिकली? एक्सेप्शन। क्या लिख सकते हो आप इन्हें? एक्सेप्शन। कैवेट एम्प्टर। एक्सेप्शन टू कैवेट एम्प्टर यानी कि अपवाद हैं ये इस रूल के। किस रूल के? जो कैवेट एम्प्टर है। क्लियर है? तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल से क्लास में हम लोग फिर इंप्लाइड कंडीशन को लेंगे, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।